Hi everyone, welcome back to my channel Crexia with Ease. In this video, I will be sharing few insights about the procure to pay process, which I performed when I was doing my first year of articleship in the internal audit domain. ठीक है? So which kind of help you कि to take decision कि ये domain आपके लिए सही है कि नहीं है या interesting है कि नहीं है, right? थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको मिल जाएगा. So पहले तो यार देखो procure to pay, इसको हम बोलते हैं P2P. इसको मैं बोल सकता हूँ प्रोक्योर टू पे, राइट. सो तो अगर मैं बात करूँ इसमें, देखो फर्स्ट स्टेप जो मैंने पहले स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप एक फ़्लो समझ जाओ कि एग्जैक्टली फ़्लो होता क्या है, एंड उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा डेप्थ में. देखो पहले ना, देखो जिस इंडस्ट्री मैंने परफॉर्म करा था वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, राइट. मतलब मैन्युफैक्चर करती थी, एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली बात करूँ तो. एंड मान लो अब आप कोई भी मैं कह रहा हूँ कंपनी ले लो जहाँ पे एक सिंपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शूज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही ले लूँ, ठीक है, तो शूज़ जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, राइट, उसको कोई ना कोई बहुत सारे क्या है प्रोडक्ट रिक्वायर होंगे, राइट. मेरे केस में एग्रीकल्चर था तो उसमें पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, स्प्रेयर से. तो उसके लिए यार मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए ना. अगर मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, तो मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए. अब रॉ मटेरियल तो यार मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे को तो प्रोक्योर करना पड़ेगा. या तो मेरा इन हाउस टीम हो, इन हाउस तो हर चीज़ में इन हाउस तो नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो मेरे को प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी अगर मेरे को कोई चीज़ बनानी है तो, राइट. सिमिलरली जब मेरे को कोई रॉ मटेरियल चाहिए, मान लो एक शू बनाने के लिए, तो मेरे को शू का जो भी रॉ मटेरियल निकल के आएगा वो मेरे को क्या है ऑर्डर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, राइट. सो उस रॉ मटेरियल को ऑर्डर करने की ना, उस रॉ मटेरियल के ऑर्डर करने से, उस रॉ मटेरियल की बात करूँ, उस रॉ मटेरियल के या कोई मटेरियल हो जो मेरे मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, कोई मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, ऑर्डर करने से जब से मैंने ऑर्डर करा, मतलब जब, इसलिए ऑर्डर भी नहीं कह सकता मैं, रिक्वायरमेंट से, जब वो रिक्वायरमेंट अराइज हुई, ठीक है, फिर वो ऑर्डर में बना. रिक्वायरमेंट क्या बनी? नीड में बनी, ऑर्डर में बनी. और फिर क्या हुआ? मैंने ऑर्डर प्लेस करा, मेरे पास सामान आया, और फिर लास्ट में मैंने क्या पेमेंट कर दी. यही होगा. देखो सिंपल प्रोसेस तो यही है. पहले रिक्वायरमेंट जनरेट हुई, फिर कहीं ना कहीं क्या हुआ, ऑर्डर मैंने वेंडर को दिया, ठीक है, वेंडर ने मेरे को सामान पहुंचाया मेरे वेयर हाउस या फैक्ट्री में. उसके बाद क्या हुआ, मैंने पेमेंट कर दी, पैसे उसको दे दिए. तो छोटी कंपनीज़ में तो यार ऐसा चलता है. छोटी कंपनीज़ में आप ऐसा कर सकते हो जहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, कुछ भी नहीं है टर्नओवर, 1 करोड़ 1-2 करोड़ के टर्नओवर है, ठीक है. तो वहाँ पे इतना आपको सिस्टमेटिक होने की चीज़ नहीं है. बट अगर मैं बात करूँ 3,000 करोड़ की कंपनी है, 4,000 करोड़ की कंपनी है, कैंपस ले लो, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी ले लो, उनकी टर्नओवर अच्छी खासी होती है. 5-5 हज़ार करोड़ की कंपनी है, तो 10,000 करोड़ की कंपनी है. तो वहाँ पे क्या है यार, वहाँ पे ना सिस्टम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स है ना उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है. ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है वहाँ पे. तो ट्रांजेक्शन तो क्या है, वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है. तो इसलिए तो मैं आपको ना एक बड़ी कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होती है. तो देखो पहले तो मेरा ना पीआर बनता है, जिसको मैं बोलता हूँ परचेज रिक्वेजिशन. इसको थोड़ा छोटा करते हैं. पहले मेरा पीआर बनता है, जिसको मैं बोलता हूँ परचेज रिक्वेजिशन. फिर मेरा बनता है पीओ, जिसको मैं बोलता हूँ परचेज ऑर्डर, सॉरी. फिर क्या होता है, फिर मेरा पीआर का अप्रूवल होता है. इसका अप्रूवल भी तो होगा ना कोई तो इसको अप्रूव करेगा ना कि जो मैं सामान रॉ मटेरियल ख़रीद रहा हूँ वो बेसिकली सही रेट पे, बेसिकली जो मेरे को सामान चाहिए एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं, राइट. एक्चुअली वो नीड में, मतलब मेरे को चाहिए कि नहीं, मैं वैसे ही फालतू में उस चीज़ को खरीद रहा हूँ, राइट. फिर मेरा क्या होगा, RFQ रेज होगा. RFQ आप बोल सकते हो रिक्वेस्ट फॉर क्वोटेशन.
या इसको कई जगह RFP भी बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, बट यही होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, मेरा वेंडर मैं सिलेक्ट करूँगा। वेंडर क्या है, मैं सिलेक्ट करूँगा। देखो यार, दुनिया में ना वेंडर बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए मेरे को प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि मेरे को वेंडर कौन सा सिलेक्ट करना है, वेंडर कौन सा क्या है सिलेक्ट करना है, राइट। फिर क्या है, मैं PO बनाऊँगा, परचेज ऑर्डर जिसको ये बोलता हूँ, परचेज ऑर्डर बनाऊँगा, ठीक है। फिर क्या होता है, उसका अप्रूवल होगा, भाई जब PR का अप्रूवल हो तो PO का भी अप्रूवल होगा, ये देखने के लिए कि भाई मैं ज़्यादा रेट पे तो नहीं खरीद रहा, मैं ज़्यादा रेट पे तो नहीं खरीद रहा, ठीक है। इतना समझ आया, PO तक समझ आया आप लोगों को। तो यहाँ तक थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या हुआ, मेरी नीड जनरेट हुई कि भाई मेरे को आज शू, मतलब इसे मान लो कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बट उसको रिकरिंग बेसिस पे जो शूज़ बनाने पड़ेंगे ना, बनाने पड़ेंगे। तो मान लो आज मैं ऑर्डर कर रहा हूँ कि भाई मेरे को क्या है, शूज़ चाहिए, मेरे को शूज़ चाहिए, ठीक है। मतलब फिर से रिक्वायरमेंट आ गई। तो उसके लिए मैं एक जो यूज़र है जिसको रिक्वायरमेंट पता चली, वो एक PR बनाएगा, अब मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में फैक्ट्री वाला बंदा होगा, उसको पता होगा कि यार, मतलब फैक्ट्री वाला बंदा होगा कि यार लोग आ रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं तो डिमांड है वो कस्टमर ओरिएंटेड होगी, मतलब वेबसाइट से मेरी डिमांड आ रही है, तो HO से डिमांड जाएगी, हेड ऑफिस से डिमांड जाएगी किसी पास, फैक्ट्री के पास, कि भाई ये तो तुम्हें परचेज़ करना पड़ेगा। तो हेड ऑफिस में ही PR बन गया मान लो चीज़ों का। या फैक्ट्री में डिमांड आई, फैक्ट्री में फैक्ट्री के थ्रू डायरेक्टली वो सेल कर देते हैं फैक्ट्री में, या वेयर हाउस में डिमांड आई, उन्होंने बोला कि यार ये तो PR बनाना पड़ेगा, तो PR उन्होंने बना दिया, ठीक है। उन्होंने कहा भाई मेरे को ये 10 रॉ मटेरियल चाहिए, 10 आइटम चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ यार, वो हो सकता है ना कि वो फ्रॉड ना हर जगह हो सकता है, हर जगह फ्रॉड हो सकता है। अब वो एक्चुअली मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए कि भी नहीं चाहिए था, या मैंने बस उसको एज अ फेक ऑर्डर कर दिया कि भाई मैं उसको पर्सनल, मतलब होता है ना कि भाई कई लोग क्या होते हैं, मैंने कंपनी का खर्चा दिखा दिया बट मेरा पर्सनल खर्चा है, करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। या फिर ऐसा होता है कि भाई मैंने कंपनी के खर्चे पे अपने कुछ बेनिफिट कर लिया है, हो सकता है रॉ मटेरियल, मान लो कोई रॉ मटेरियल है बहुत प्रीशियस है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने ऑर्डर कर दिया और मैंने उसको ब्लैक, मतलब अपने उसमें जाके बेच दिया कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी ने पैसे दे दिए, बट रॉ मटेरियल मैं ले गया अपने घर और मैंने उसको बेच दिया, या मैंने कंज्यूम कर लिया अपने बेनिफिट के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए मेरे को यहाँ अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा कि कंपनी है कोई ना कोई, यहाँ पे कोई हेड ऑफिस में कोई ना कोई पर्सन होगा जो कि कहेगा कि भाई इस बंदा है, ये फैक्ट्री का मालिक है, हेड होगा, मतलब एक हेड डेजिग्नेट कर देगा और वही अप्रूव करेगा, और वो भी उसमें लिमिट डिफाइन करेगा कुछ ना कुछ, भाई अगर जैसे 10 लाख रुपए तक के रॉ मटेरियल तक का अप्रूवल दे सकता है ये, और अगर उससे अबव होगा तो वो हेड ऑफिस में कोई ना कोई अप्रूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे कोई मतलब डेलीगेशन अथॉरिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब हेड ऑफिस में रिक्वायरमेंट आई। अब हेड ऑफिस में ना देखो कोई ना कोई डिपार्टमेंट को बनाना पड़ेगा यार, अगर बहुत बड़ी कंपनी है ना, मेरे को प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा कि जो कि माल क्या है प्रोक्योर कर रहे हैं, माल क्या है प्रोक्योर कर रहे हैं। अब वो जो माल प्रोक्योर कर रहा है वो क्या है, रिक्वेस्ट फॉर क्वोटेशन रेस करेगा, रिक्वेस्ट फॉर क्वोटेशन रेस करेगा, किससे किससे रेस करेगा, वेंडर से, कि भाई मान लो मैंने 10 आइटम चाहिए थी मेरे को मटेरियल की, मैं कहूँगा, मैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में कह रहा हूँ कि भाई मेरे को 10 आइटम चाहिए, तो मैं क्या हूँ, मैं रेस कर रहा हूँ क्वोटेशन की रिक्वेस्ट कि भाई वेंडर मेरे को क्वोटेशन प्रोवाइड कर दो। और क्वोटेशन में क्या होगा, बेसिकली मेरे को रेट जानना है कि यार कितनी आइटम दे रहा है और किस रेट पे दे रहा है। और कहीं ना कहीं मैं मान हो सकता है 10 वेंडर सेलेक्ट करूँ, मैं 5 वेंडर सेलेक्ट करूँ, वो कंपनी की अलग पॉलिसी होती है हर जगह, ठीक है। और मान लो मैंने 5 वेंडर सेलेक्ट करे, तो 5 में से मैं क्या कहीं ना कहीं लोएस्ट वाला लूँगा और लोएस्ट वाला अप्रूव करूँगा, लोएस्ट वाला क्या अप्रूव करूँगा। तो वेंडर सिलेक्शन करा, फिर मैंने फिर देखा भाई सारी क्वालिटी मीट हो रही है कि नहीं हो रही, मेरे स्टैंडर्ड सारी मीट हो रही है कि नहीं हो रही, जो भी कंपनी की पॉलिसी है। फिर मैंने फाइनल जो वेंडर सेलेक्ट करा, मैं उसको परचेज ऑर्डर दूंगा, परचेज ऑर्डर लेकर लीगल डॉक्यूमेंट की भाई हाँ वेंडर मैंने आपको अपॉइंट कर लिया है, आप क्या है ये माल सप्लाई कर देना इस डेट पे, इस डेट तक और इतनी क्वांटिटी में और इस रेट पे, ठीक है। बट उसका भी मेरे को अप्रूवल देखना पड़ेगा, उसका भी कोई ना कोई अप्रूव करेगा, कोई प्रोक्योरमेंट हेड होगा, कुछ भी होगा, उसकी भी लिमिट डिफाइन होगी भाई वो इतने तक का अप्रूवल क्या है दे सकता है। मुझे लगता है इतना तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। ठीक है, अब ये चीज़ें ना यार देखो, ये चीज़ें ना देखो छोटी कंपनीज़ में तो क्या होता है, छोटी कंपनी में हो सकता है ये चीज़ हो रही हो, बट छोटी कंपनी में क्या होता है मोस्टली ये चीज़ें क्या होती हैं, मैनुअल होती हैं। मैनुअल इन द सेंस कि पेपर पे काम चल रहे हैं सारे, सिस्टम कुछ है ही नहीं। बट अगर मैं 5,000 करोड़ की कंपनी की बात करूँ, 10,000 करोड़ की कंपनी की बात करूँ, तो वो इतने उनके यहाँ लाख परचेज ऑर्डर प्रोसेस होते हैं,
ठीक है, रोज़ हो सकता है, रोज़ हो सकता है, महीने में 10,000 से ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हों, ठीक है, उनको चाहिए मटेरियल इतना, वो बार बार ऑर्डर कर रहे हैं वेंडर से, अलग अलग वेंडर से। तो वहाँ पे क्या है भाई, मेरे को सिस्टम बनाना पड़ेगा, मेरे को एक ERP सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब कई जगह SAP यूज़ होता है, कई जगह कुछ यूज़ होता है, वो तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, जो भी उनका किस एजेंसी के साथ, किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। और सारी चीज़ें क्या है, सॉफ्टवेयर से ही कंपनी ट्राई करती है कि रूट हो, क्योंकि देखो अगर मैनुअल चीज़ों पे ना हमारा कंट्रोल नहीं होता ना, मैनुअल चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, और वो चेक करनी ही मुश्किल होती है, वो गुम हो गया, फट गया, जल गया, कुछ भी हो सकता है। बट सिस्टम में जो चीज़ें स्टोर हैं वो कहीं ना कहीं रोबस्ट होती हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं रोबस्ट होती हैं, और उसका डेटा भी मैं निकाल सकता हूँ, मैं एनालाइज कर सकता हूँ अपने फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए। टॉप मैनेजमेंट को दे सकता हूँ कि हाँ भाई ये डेटा है, ये इतने वेंडर थे, इस रेट पे खरीदा है, पिछले पिछले 3 साल का डेटा मेरे को चाहिए, एनालाइज करना है उसको, ट्रेंड एनालाइज करना है कि वेंडर से कितना माल खरीदा। तो वो सिस्टम पे होती हैं चीज़ें, ठीक है, मुझे तो इतना समझ आया होगा। तो PO तक हमने कर लिया, परचेज ऑर्डर क्यों चाहिए समझ गए। देखो परचेज रिक्वेशन हो गया, एक इंटरनल यूज़र डिपार्टमेंट ने इंटरनल रेस करा, बट परचेज ऑर्डर इस फॉर्मल की मैंने बाहर वाले वेंडर को दे दिया अप्रूवल के बाद, ठीक है। अब क्या होगा, देखो मैंने परचेज ऑर्डर वेंडर को दे दिया, वेंडर क्या करेगा, माल सप्लाई करेगा, वेंडर क्या है, माल सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए। तो अब मान लो परचेज ऑर्डर के बाद, मैं परचेज ऑर्डर से लिख रहा हूँ, परचेज ऑर्डर के बाद क्या होता है, फैक्ट्री पे माल आया, जब फैक्ट्री पे माल आता है ना तो वहाँ पे एक GRN बनती है, गुड रिसीव नोट। अब भाई फैक्ट्री में माल आ गया, कोई ना कोई बंदा वेयर हाउस में या फैक्ट्री में बैठा हुआ ना कि हाँ भाई मेरे को गुड्स मिल गए हैं, तो कुछ ना कुछ वो रिसीट देगा। अब आप भी कहीं जाते हो दुकान पे, आप लेते हो ना कि भाई इनवॉइस लेते हो कि हाँ भाई मेरे ये प्रूफ है गुड्स का, ठीक है, कि मेरे को मिल गए हैं। या मान लो मैं किसी दुकान पे गया, उसने मैं ख़रीद लाया, उसकी वारंटी दी उस गुड की जो भी मैंने ख़रीदा, तो मैं इन्वॉइस अगर नहीं लूँगा और मैंने वो कंज्यूम भी कर लिया और वो ख़राब निकला, तो मैं उसको प्रूफ क्या दिखाऊंगा, वो कहेगा यार आप प्रूव करो कि आपने मेरे से ख़रीदा है, तो वो इन्वॉइस प्रूफ होगा। ऐसे लिए GRN प्रूफ होती है कि हाँ भाई गुड्स आ गए हैं, इतनी क्वांटिटी में आए हैं। मान लो PO में मैंने स्टेट करे थे 5 आइटम, PO में 5 आइटम थी, और GRN जब डिलीवर हुए तो 4 आइटम ही हुए, तो वो उसमें लिखा होगा कि 4 आइटम डिलीवरी हुई है, ठीक है। और जब वेंडर भेजेगा ना माल, तो वो इन्वॉइस पे साथ भेजता है, जब इन्वॉइस साथ भेजता है तो वो इन्वॉइस पे भी कहीं ना कहीं मेंशन होता है, और GRN पे भी वो जो वहाँ पे बंदा होगा बैठा होगा बाहर, या कोई भी वहाँ पे डेजिग्नेटेड पर्सन होगा, वो वेरीफाई करेगा कि हाँ इतनी आइटम रिसीव हुई है कि नहीं हुई है जो इन्वॉइस में मेंशन थी, ठीक है। तो आई होप इतना को समझ आया होगा। सो मेरा PO बन गया, GRN हो गई, ठीक है। देन तो GRN गुड रिसीव नोट की, गुड रिसीव का मैंने नोट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी ना गुड्स का है, सर्विस में क्या होता है, सर्विस एंट्री शीट बनती है, सर्विस एंट्री शीट बनती है सर्विस के उसमें, उसका मतलब नॉमेनक्लेचर है, वो वाली चीज़ है। फिर क्या होता है, देखो यार अब मैंने यार GRN तो कर दी, ठीक है, मतलब मेरा फैक्ट्री पर माल आ गया, मैंने GRN कर दी, लेकिन यहाँ पे क्या मेरा काम खत्म नहीं, मेरे को पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। बट इसके बाद क्या होगा, हेड ऑफिस में माल जाएगा, जो भी हमारा हेड ऑफिस है जहाँ पे अकाउंटेंट बैठे होंगे। बेसिकली अगर बात करूँ, अकाउंट्स पेबल वाली टीम बैठी होगी, अकाउंट्स पेबल टीम, AP टीम जिसको बोलते हैं, वो क्या है सिस्टम में अपनी एंट्री करेगी कि हाँ हमें इतने गुड्स क्या रिसीव हुए हैं। और देखो AP टीम का काम ये होता है कि इन्वॉइस में पोस्टिंग कर देना बुकिंग के लिए, AP टीम का काम यही होता है कि इन्वॉइस में पोस्टिंग कर देना बुकिंग के लिए। PO बना, GRN हुई, इसको हम माइगो भी बोलते हैं, मटेरियल इन गुड्स आउट, कुछ भी कह लो। फिर इनवॉइस पोस्टिंग होती है, इनवॉइस पोस्टिंग को हम बोलते हैं माइरो, इसको माइरो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है अकाउंट्स पेबल टीम क्या है, इनवॉइस को SAP जो भी टैली होगा, SAP होगा, जो भी होगा सॉफ्टवेयर, उसमें पोस्ट कर देगी। अब यहाँ पे है मेरा वेंडर के ना क्रेडिटर बन जाता है, वेंडर को हेलो क्रेडिटर, बट यहाँ पे मेरा वेंडर क्रेडिटर नहीं बनता, यहाँ पे सिर्फ मेरे को माल रिसीव हुआ है, यहाँ पे वेंडर क्रेडिटर बनता है। जब मेरे पास अकाउंट्स पेबल ने वेरीफाई कर लिया, अकाउंट्स पेबल टीम पूरी वेरीफाई करेगी भाई सारे इन्वॉइसेस है कि नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, और माल तो इन्होंने वेरीफाई कर ही लिया, तो माल की वेरिफिकेशन ना वो इन्वेंट्री वेरिफिकेशन होती है, बाद में होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि उसके इनवॉइस पोस्टिंग हो गई, मतलब मेरे अकाउंट्स में पोस्टिंग हो गई।
देन कहीं ना कहीं उसका भी अप्रूवल लगता है, कि पोस्टिंग का भी अप्रूवल लगता है कई बार, कि मान लो माल बहुत ज़्यादा महंगा था, 1 करोड़ रुपये का माल था, तो भाई उस 1 करोड़ को तो देखना पड़ेगा ना CFO या किसी को, कि भाई हाँ क्या क्या आया, क्या कैसे आया है, सारे इन्वॉइस है कि नहीं है, तो उसमें भी अप्रूवल लगता है CFO वगैरह का, जो भी अपर मैनेजमेंट होगी, ठीक है। और फिर पेमेंट होगी। अब पेमेंट में भी मेरा कहीं ना कहीं क्या अप्रूवल लगेगा। पेमेंट जब मैं करूँगा, मान लो 1 करोड़ रुपये का माल की पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी ना बिना बिना जो MD है उससे पूछ के कर दूंगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें जो भी अप्रूवल डिफाइंड होगी, लिमिट डिफाइंड होगी, उस हिसाब से क्या है पेमेंट होगी मेरी, ठीक है। सो ऐसे चलेंगी चीज़ें। मुझे लगता है इतना आपको समझ आया, इतना आपको क्या है समझ आया, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं मतलब फिर हम रिकन्सिलेशन बनाते हैं कि भाई कितनी पेमेंट बाकी थी, मतलब कितने मेरे पास गुड्स आ गए, कितनी की पेमेंट बाकी है, या कितनी मैंने एडवांस करी। कई बार वो क्या होता है, वेंडर सामान भेजने से पहले एडवांस ही मांगता है, तो एडवांस पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बेस पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बैठता है कि भाई लेजर पोस्टिंग करनी है, रिकन्सिलेशन बनानी है, पेमेंट रन करनी है, जो भी करना है वो अकाउंट्स पेबल टीम करेगी, अकाउंट्स रिसीवेबल टीम करेगी। मतलब पैसा मतलब कस्टमर साइड से अकाउंट्स रिसीवेबल होगी, बट हाँ वेंडर साइड से अकाउंट्स पेबल ही होगी, ठीक है। तो एक प्रोसेस फ्लो चार्ट लिख देते हैं यहाँ पे। तो पहले मेरा PR बना, ठीक है, फिर इसका अप्रूवल हुआ, ठीक है, फिर मेरा RFQ मैंने बनाया, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजी वेंडर को, 5 वेंडरों से मंगाए या 3 वेंडर से, जो भी है पॉलिसी है कंपनी की। फिर मेरा क्या है, वेंडर सेलेक्ट करा मैंने, फिर क्या है PO क्रिएट करा, फिर क्या है PO को अप्रूव कराया, ठीक है। फिर क्या है GRN करी, ठीक है। फिर क्या है मेरे को मैंने इनवॉइस पोस्टिंग करी, इनवॉइस पोस्टिंग INP लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, या फिर मैं इसको मायरो ही बोलता हूँ। फिर मैंने 3-वे मैच, मतलब कहीं जगह 3-वे मैच परफॉर्म करते हैं। अब 3-वे मैच क्या होता है, देखो जो इनवॉइस वाली क्वांटिटी है, जितना रेट इनवॉइस पे है, जितनी क्वांटिटी इनवॉइस पे आई है, वो GRN से, जो GRN वाली है, जब मैंने GRN करी होगी वो GRN से मैच होनी चाहिए। और GRN वाली क्वांटिटी और रेट, स्पेसिफिकली अगर रेट की बात करूँ, वो PO से मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों का मैच बनता है, इसको हम 3-वे मैच ही बोलते हैं। फिर ये अप्रूवल होगा, इसका इनवॉइस की पोस्टिंग का अप्रूवल भी होगा, ठीक है। फिर मैं पेमेंट कर दूंगा, बस पेमेंट का भी क्या है अप्रूवल होता है, उसका भी अप्रूवल होगा, ठीक है। तो ये होती है प्रोक्योर टू पे की टिपिकल प्रोसेस, ये होती है टिपिकल प्रोसेस, ठीक है। मेरे को लगता है तो हमें आपको समझ आया होगा, राइट। एक टिपिकल प्रोसेस होती है, राइट। अब ना इसमें अब क्या, आप मतलब आपको सोचो कि अब इंटरनल ऑडिट के लिए हमें क्या करना है, हमें चेक्स करने हैं परफॉर्म, कंपनी की पॉलिसी लेनी है, जो भी उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है, उनसे डेटा, जो भी डेटा वो मैनेज करेगा, वो हर लेवल पे कहीं ना कहीं मेरा डेटा बन रहा होगा। अब ना मैं बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ यार, मतलब 1-2 मटेरियल परचेज नहीं होते, आप देखोगे ना, आप जाओगे प्रैक्टिकली करने, बहुत बड़ी बड़ी उनकी स्टेटमेंट्स रहती हैं, बहुत बड़े बड़े उनका डेटा होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। सो प्रैक्टिकल ही सोच के देखो कि यार इतनी बड़ी डेटा बेस में धांधलेबाजी, या फिर मैं कहूँ कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कि जहाँ पे हो सकता है फ्रॉड के चांसेस हों, या फिर हो सकता है कि भाई एम्प्लॉय ने मतलब एम्प्लॉय ने जानबूझ के किसी महंगे वेंडर से ख़रीद लिया हो माल, या फिर अनइंटेंशनली परचेज करा हो, बट एम्प्लॉय को ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए थी वेंडर की, वो प्रॉपर नहीं हुई, ठीक है। अब बहुत सारे चेक पॉइंट होगी, मान लो ये हो सकता है कि भाई सिस्टम में गैप्स हो सकते हैं, कि भाई मेरे ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि मान लो हो सकता है कि देखो, अब आप ये देखो कि PR पहले बनेगा फिर PO बनेगा, हो सकता है PO पहले बना दियो, PR बाद में बनाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। या ये हो सकता है कि भाई पेमेंट मैंने PR से ही पहले कर दियो वेंडर को, राइट। ये हो सकता है मैंने RFQ ही ना मंगाए हूँ, या ये हो सकता है कि भाई जो PO है मेरा, परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर पे जो रेट था इनवॉइस पे रेट था, इनवॉइस पे रेट ज़्यादा था, परचेज ऑर्डर पे कम था, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि PO के टाइम पे मैंने वेंडर सेलेक्ट कर रहा था और जिसका इनवॉइस आया दोनों अलग अलग थे, मतलब मल्टीपल कंडीशन होती है, वो आपको चेक करनी पड़ेंगी, फैक्ट्री विजिट करके या हेड ऑफिस में जाके इनवॉइस चेक करके, जो भी है डेटाबेस थोड़ा डेटा एनालाइज करके। सो ये टिपिकल प्रोक्योर प्रोसेस, आई होप यू गॉट इट, एंड यही था बेसिकली। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।